हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नेक्स्ट हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने वो प्रीवियस में जो सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है, तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने साइकोलॉजी से, चाइल्ड डेवलपमेंट से, पैडागोजी से सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। तो कार्य को जारी रखने, आरंभ करने, नियमित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा मोटिवेशन, ठीक है, अभिप्रेरणा जिसको कहते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता, शारीरिक विकास की तीव्रता या मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए, शैशवावस्था में बच्चे दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी अपनी मदर पर डिपेंड होते हैं। कुछ भी अगर उनको खाना होता है, कपड़े माता पहनाती है, नहलाती है ना, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन मोरालिटी का उनको पता नहीं होता है, यानी उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। तो शैशवावस्था की जो विशेषता नहीं है वो है नैतिकता का होना। ये विशेषता नहीं है, तो आंसर राइट हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। तो ध्यान आकर्षित होने में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए हमारा ध्यान अट्रैक्ट कब होता है? जब हमारे सामने स्टिमुलस जो है ना, फास्ट हो, यानी अट्रैक्टिव हो हमारे सामने स्टिमुलस, है ना। तो उद्दीपन की तीव्रता, यानी जैसा उद्दीपन होगा वैसा ही हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित होगा। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने की कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान। तो विस्मृति कम करने का उपाय है, तो यहाँ आंसर हो जाता है कि हम पाठ को दोहराएं, यानी रिपीट करें, उसको दोबारा से उसकी रिवीजन करें। तो पाठ की पुनरावृत्ति, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आंकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आंकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं या उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अवसर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, ठीक है, सी आंसर सही है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इनमें बताना है कि जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है, संगीत में, आध्यात्मिक, भाषाई या अंतः व्यक्तिगत। आंसर क्या सही हो जाएगा? तो वो है अंतः व्यक्तिगत, ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, आप सभी को पता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्रिटिसाइज किया है, यानी इसके सिद्धांत की आलोचना की गई है। कोहलबर्ग ने बिना अनुभव के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक होता है। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा, या कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं को वर्णन नहीं किया, यानी स्पष्ट अवस्थाओं का वर्णन नहीं किया। तो मुख्य आलोचना क्या है?
तो वो है कि कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक यानी कल्चरल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखा। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है। इसका अर्थ है किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती है। शिक्षार्थियों के गुणों में समानता नहीं होती है और न ही उनके लक्ष्य सामान्य होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम संभव नहीं है। शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है। तो देखिए, हर जो लर्नर्स होता है, जो शिक्षार्थी होता है, वो खुद में स्पेशल होता है, अद्वितीय होता है, क्योंकि किसी भी दो शिक्षार्थियों की जो कैपेबिलिटी होती है, जो इंटरेस्ट होते हैं, जो टैलेंट होता है, वो समान नहीं होता है। ठीक है, तो इट मीन्स आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ऑप्शन है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो बताइए आंसर क्या सही हो जाएगा 400 में? तो यहाँ आंसर सही होगा, कक्षा के विद्यार्थी जो हैं उनको लर्निंग के लिए मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो नहीं करना है ना, आप नहीं करते हैं, यानी नेगेटिव में बताना है। देखिए, हम प्रतिस्पर्धा स्थापित करेंगे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ये तो बिल्कुल सही है। आत्मगौरव की अनुभूति भी करानी है, ठीक है, और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमें टीचिंग मेथड भी यूज़ करनी है, लेकिन उनको ज़्यादा ही उनकी प्रेज़ करना, ओवर प्रेज़ करना, ये गलत है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये बिल्कुल गलत है, जो आप नहीं करते हैं। ठीक है, तो नहीं मैं पूछा था नेगेटिव में, तो सी आंसर सही होगा। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। यानी जो डिफरेंसेस होती है, डाइवर्सिटी होती है, वो क्या कहलाता है? भावनात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर, या इनमें से कोई नहीं। तो विविधता क्यों होती है? जैसे बालों के रंग में, आँखों में, त्वचा के रंग में, भार में, लंबाई में, क्योंकि डियर उनका जियोग्राफिकल जो डिफरेंसेस होते हैं, यानी जैसे ठंडे देशों में रहते हैं, गर्म देशों में रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी ये जो है क्या होता है, उनके त्वचा का रंग मैटर करता है, और वेट जो है उनकी जीन्स में भी जाता है, और उनका खान पान भी देखता है बाहर। तो ये भौतिक अंतर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी होती है, भौतिक अंतर इसको कहते हैं। तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण, या समाज? तो आंसर यहाँ पर प्रारंभिक विकास, यानी सबसे पहला बच्चा जो है परिवार में जन्म लेता है और उसके माता पिता उसके संपर्क में आते हैं। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? मुख्यतः माता पिता पर। ठीक है, ए आंसर सही है। किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, जो एक कारगर उपाय है वो है प्रशंसा द्वारा। ठीक है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, या उपरोक्त सभी? तो सही कथन हमें बताना है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत व्यक्तिगत बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, या दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो अंत व्यक्तिगत बुद्धि से तात्पर्य है, यहाँ आंसर सही हो जाएगा विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ठीक है, वो कहलाता है अंत व्यक्तिगत बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वालों को दंडित करता है, उदासीन है, या जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
तो अच्छा शिक्षक वह है, देखिए, पनिश करता है, बिल्कुल गलत है। उदासीन है, ये भी गलत है। बातचीत को रोकने में सफल है, ये गलत है। बल्कि जो ये सोच सकता है कि भाई अगर बच्चे बातचीत कर रहे हैं तो हम इसको कैसे सीखने के संसाधन के रूप में यानी लर्निंग सोर्सेज में हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। उन पर डिबेट करा सकते हैं, उनको कोई टॉपिक दे सकते हैं ताकि बच्चे डिस्कशन करें। बच्चे बात तो कर ही रहे हैं, उनको टॉपिक आप दे सकते हो, बच्चे बातचीत करेंगे आपस में, है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड और कंक्लूजन निकल कर आएगा। तो डी आंसर यहाँ पर राइट है। प्रयोजन विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक है दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक या सुकरात। तो ये है किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष का वातावरण होना चाहिए शांत, शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण या मित्रतापूर्ण। तो कक्ष का वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो शांत तो नहीं होना चाहिए, शोरगुल से भरा भी नहीं होना चाहिए, अनुशासन से पूर्ण भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मित्रतापूर्ण होना चाहिए, है ना, कोऑपरेटिव होना चाहिए। तो डी आंसर यहाँ पर राइट है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की उपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर तीसरा, स्तर चौथा, स्तर पहला या स्तर दूसरा? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, इस स्तर में ना मोरालिटी नहीं होती है, बच्चे को सही गलत की पहचान नहीं होती है। वो स्तर होता है पहला। पहले स्तर पर बच्चे को नॉलेज नहीं होती है कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप? तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। देखिए, भाषा तो करेगा, परिपक्वन भी करेगा, क्रियाकलाप भी, लेकिन पियाजे ने सामाजिक अनुभव पर फोकस नहीं किया है, क्योंकि इस पर फोकस किया है लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ राइट हो जाएगा बी आंसर। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रोबेल, किलपैट्रिक, मिस हेलन पार्कहर्स्ट या डाल्टन? डाल्टन शिक्षण विधि का प्रतिपादन जो है ये किसने किया है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्पैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया? यानी लिखने में प्रॉब्लम है, विकृत लिखावट है, तो ऑब्वियस ही बात है डिस्ग्राफिया से रिलेटेड है, तो आंसर सही हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भूमिका है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण या ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो देखिए, इनके जो थॉट्स थे उनमें क्या प्रमुख जो डिफरेंसेस थे वो था भाषा के बारे में और चिंतन के बारे में, कि बच्चा किस तरह से सीखता है, यानी भाषा का विकास उसमें किस तरह से होता है, और फिर वो कैसे सोचता है, यानी थिंकिंग। ठीक है, उनके बारे में दृष्टिकोण में उनमें विभिन्नता थी। तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए या सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघुत्तरात्मक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य या निबंधात्मक प्रश्न? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो है ट्रू फॉल्स, यानी सत्य और असत्य बताना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सी आंसर राइट है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता या वैधता। तो आंसर राइट हो जाएगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, ये आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता करते हैं, अतः शिक्षक सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए,
परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए या अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं शिक्षार्थी, तो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। या सुनील, तुमने सही कहा। रीफोर्समेंट का उदाहरण यहाँ पर देना है, तो पॉजिटिव ही हमें देना है क्योंकि यहाँ पर सही गलत नहीं बताया है, तो पॉजिटिव ही हमें चुनाव करना है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि ये तो नहीं में हो गया, नेगेटिव में हो गया कि सुनील तुमने सही कहा, ये एक पॉजिटिव रीफोर्समेंट है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा टी आंसर, और बच्चा अच्छा करने के लिए और मोटिवेट होगा, है ना। अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? शिक्षण विधि की, छात्रों के ज्ञान की, शिक्षक की या शिक्षण सामग्री की? तो किसकी भूमिका सर्वोपरि होती है लर्निंग प्रोसेस में? तो ये होती है शिक्षक की। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। तो डियर, यही थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा। और आज का जो क्विज़ का क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि जो लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि विकासात्मक या संज्ञानात्मक विकास के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, यानी विकासात्मक संप्रदाय या संज्ञानात्मक संप्रदाय के जनक। तो जिन स्टूडेंट ने आंसर दिया था जीन पियाजे, उनका बिल्कुल सही था। ओके, और मैं आपके कमेंट देखती हूँ, जो भी आप कमेंट करते हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। So thanks for watching my video. Do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye. रब रखा, जय भोलेनाथ।